बांग्लादेश से अपनी रुखसती के पूरे पूरे 2 साल बाद शेख हसीना ने पहली बार आज प्रेस से सीधे बात की है, पत्रकारों के सवाल लिए और जवाब दिए, अपना रोड मैप लोगों के सामने रखेंगी ऐसी अपेक्षा की गई थी। बांग्लादेश में बहुत असहजता भी थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के, लेकिन कोई डेडलाइन, कोई स्पेसिफिक डेडलाइन शेख हसीना ने नहीं दी। लेकिन उन्होंने जितने इश्यूज़ थे जिनके बारे में गॉसिप चला करती थी उनको टच ज़रूर किया है। जो मृतकों का आंकड़ा यूएन की तरफ से बताया जाता था उसको उन्होंने क्वेश्चन किया है, यूनूस सरकार पर जमकर हमला बोला है और इन दिनों जो बांग्लादेश में चल रहा है उसको लेकर भी सवाल उठाए हैं। साजिद हैं, साजिद ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना है। साजिद, जिनको आइडिया नहीं है उनके लिए पहले आप एक ये बताइए कि ये कैसे तय पाया गया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हमने एक दिन पहले राजदूत में बताया भी था, कौन कौन आया था उसमें और किस तरह की बातें हुई। निखिल, इसमें बांग्लादेश की जो सरकार थी शेख हसीना के दौर में उसके कुछ मंत्री भी शामिल हुए थे और साउथ एशियन के पत्रकारों का एक एसोसिएशन है, उसने ये ऑर्गेनाइज करवाया था। दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। तो तय ये था कि कुछ जो मंत्री थे वो ऐसे ऑफलाइन हिस्सा लेंगे वहाँ पे आके, और शेख हसीना और उनके जो बेटे हैं वाजिब रॉय, वो अमेरिका में रहते हैं, उनके डुअल सिटीजन है, तो बांग्लादेश और अमेरिका दोनों के नागरिक थे। वाशिंगटन डीसी से वो जुड़े थे और शेख हसीना भी दिल्ली में ही है, वो भी ऑनलाइन ही जुड़ी थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उसके अलावा इनके एजुकेशन मिनिस्टर जो थे हसन चौधरी नौफिल, ये जुड़े हुए थे, और ह्यूमन राइट्स वॉच के जो सेक्रेटरी हैं बांग्लादेश के, वो वहाँ पे जुड़े हुए थे। तो उन्होंने शुरुआत में अपनी स्पीच रखी, 2-2, 4-4 मिनट ये लोग बोले। उसके बाद शेख हसीना के जो बेटे हैं उन्होंने लगभग 15 से 17 मिनट अपनी बात रखी। उसमें उन्होंने जैसे आपने बताया ना, यूएन का जो आंकड़ा है उन्होंने चैलेंज किया, फिर शेख हसीना बोली हैं। तो मेन अगर आप देखें तो वजीब रॉय की तरफ से और सजीब वाजिब रॉय की तरफ से, माफ़ कीजिएगा, उनकी तरफ से और शेख हसीना की तरफ से ही मेन बात रखी गई है। जी। और 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। एक तो जब ये कार्यक्रम हो रहा था तो उसके कार्यक्रम के शुरू होने से पहले एक बार बिजली कट गई थी, तो अब बड़ी शिकायत की भी जा रही थी, मतलब शेख हसीना और जो आवामी लीग के जितने शुभचिंतक हैं उनकी तरफ से, कि देखिए किस तरह इस प्रोग्राम को बांग्लादेश में रोकने की कोशिश हो रही है, इसको वहाँ पे दिखने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इंडिया में ही जब हुआ तो कुछ देर के लिए लाइट चली गई थी, तो उसकी वो पिक्चर खूब शेयर हो रही है और वायरल हुई है, पहली चीज़ ही। और दूसरा, जब शेख हसीना आई भी, उन्होंने लोगों से बात भी की, कैमरा उन्होंने नहीं चालू किया, है ना, आवाज़ उनकी सुनाई आ रही थी, उसी मोड में उन्होंने एड्रेस किया। किन किन चीज़ों की बात की साजिद, अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट बता पाएं। सबसे पहले तो सजीब वाजिब रॉय जो उनके बेटे थे, उन्होंने जो बात कही, फिर मैं वो बता देता हूँ, फिर शेख हसीना पे आएंगे। सबसे पहली बात उन्होंने यही बोली निखिल कि यूएन का जो आंकड़ा बार बार बताया जा रहा है, 1400 लोग, यूनिस सरकार इसको बार बार हर जगह इंटरनेशनल मीडिया में ये कोट किया जा रहा है, क्योंकि यूएन का आंकड़ा है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, भरोसेमंद संस्था है। तो वजीब रॉय ने ये बोला कि 1400 का आंकड़ा तो यूएन ने बताया है, और बांग्लादेश की जो यूनिस सरकारी थी, उस वक्त अंतरिम सरकारी थी, वो कह रही है कि 800 लोग मरे हैं। तो ये 600 का जो फासला है वो कहाँ से गया है? तो आवामी लीग ने लिखा भी है, यूएन को ये चिट्ठी भी लिखी कि भाई ये आप 600 का जो नंबर है वो दीजिए, तो अब तक जवाब नहीं आया। तो यूएन के आंकड़े में सबसे पहले संदेह जताया गया है। अच्छा, इसी आंकड़े के बारे में एक चीज़ ये लिखी गई है कि यूएन ने जो लिस्ट बनाई है मरने वालों की, वो 15 अगस्त तक बनाई है, लेकिन जो हत्याएं हुई हैं बांग्लादेश में वो 15 अगस्त के बाद भी जारी रही है। मतलब 5 अगस्त से लेकर 15, सिर्फ 10 दिन का फासला था रिवोल्यूशन के बाद, लेकिन हत्याएं उसके बाद भी हुई थी। तो यूएन ने उन आंकड़ों को अपने रिपोर्ट में नहीं दर्ज किया। मतलब दोनों तरह से हो सकता है। ये पूछ रहे हैं कि भाई 1400 आपके कैसे हुए, जब यूनूसी 800 कह रहे थे, अगर 15 तारीख के बाद के गिनते हैं तो नंबर ऊपर भी जा सकता है। नहीं, लेकिन ये जो बांग्लादेश की सरकार का आंकड़ा है वो आई गेस बाद का ही है, वो मतलब बहुत बाद में रिपोर्ट आई गई है, 15 अगस्त का नहीं है ये, क्योंकि अंतरिम सरकार तो बहुत आखिरी में बनी थी ना, उसके बाद ही रिपोर्ट पेश की गई है। तो मतलब जो बांग्लादेश की सरकार ने लिया है वो बहुत बाद का आंकड़ा लिया है जी। उसके बाद अगेन यूनुस की सरकार पे बार बार हमले करने की कोशिश हुई, क्रिटिसाइज़ किया। एक बात उन्होंने ये बोली कि प्रोटेस्टर्स को संरक्षण दिया गया। जैसे ही अंतरिम सरकार बनी, कानून पास करके जो प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने हिस्सा लिया था मूवमेंट में, उनको संरक्षण दे दिया गया। तो अगर उनके ऊपर कोई चार्जेस लगते भी हैं पुलिस की हत्याओं के, वजीब रॉय ने बोला कि पुलिस की हत्या हुई, लेकिन उसका आंकड़े हमारे पास नहीं है, ना ही सरकार ने दिए हैं, ना ही यूएन ने दिया है पुलिस के पर्टिकुलर आंकड़े। लेकिन ये बात सच है कि पुलिस वालों की हत्याएं हुई हैं। अब हत्याएं किसने की है? जाहिर सी बात है कि एक तरफ प्रोटेस्टर्स थे, एक तरफ पुलिस वाले थे। संघर्ष में ही डेथ हुई है, संघर्ष में डेथ हुई है। लेकिन अब इनको ही इम्यूनिटी मिल गई है, यूनिस सरकार ने कानून पास करके प्रोटेस्टर्स को अब इम्यूनिटी दे दी है।
तो वो उन्होंने वही सवाल उठाया कि ये कैसा देश है, ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है जहाँ पे आप हत्या हुई है ये बात पता है लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते क्योंकि कानून से आपको संरक्षण मिल गया है। तो ये एक बात उन्होंने डाली। अच्छा निखिल, अभी आवामी लीग का हम वो देख रहे थे, ट्विटर पेज देख रहे थे, तो ये जब खबर आ रही थी कि शेख हसीना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, प्रेस से मुखातिब होंगी, तो वहाँ पे कई जगहों पर दंगे होने लगे हैं। तो अवामी लीग ने आरोप लगाया है कि जमात के और बीएनपी के लोग दंगे कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, ये बात पक्की हो गई है कि वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स रीजन अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि किस वजह से हुआ है। लेकिन ऐसा वो टाइम तो कोइंसाइड कर रहा है। हाँ। ये एक दिन पहले भारत के जो उच्चायुक्त हैं, कहना चाहिए 2 दिन पहले, उनको बुला लिया गया था प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। दिनेश त्रिवेदी हैं वहाँ पे हाई कमिश्नर, पहले तृणमूल में रहे हैं, बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और अब वो बांग्लादेश में इंडिया के हाई कमिश्नर है। कैबिनेट रैंक उनको दिया गया। उनको उस समझाइश के लिए ही बुलाया गया था कि देखिए ये इवेंट ना हो तो बेहतर रहेगा। लेकिन भारत का जो ऑफिशियल पोजीशन ये थी कि भाई ये तो प्राइवेट पार्टीज कर रही हैं, हम इस पर दखल नहीं देना चाहते हैं। तो वो समझ में आ रहा था कि एक असहजता बांग्लादेश में बिल्कुल है और अब देख रहे हैं हम कि वहाँ पे आप कह रहे हैं कि दंगे हो रहे हैं। मुझे ये बताइए कि चलिए ठीक है, टाइमिंग तो मैच कर रही है, क्या जिस तरह से हम हिंदुस्तान में शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते थे, क्या बांग्लादेश में वो लिंक चल रहा था? क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग एक्सेस कर पा रहे थे? नहीं, बांग्लादेश के मेन स्ट्रीम अखबारों में, डेली स्टार में, ढाका ट्रिब्यून में हमने अभी चेक किया, वहाँ पे इसकी कोई कवरेज नहीं थी फिल वक्त। हाँ, 9:05 हो रहा है यहाँ 5 अगस्त को। हाँ। इंडियन टाइम के हिसाब से 9:05 तक के इन बड़े अखबारों में तो नहीं दिख रहा था कि शेख हसीना ने क्या कहा, और अंग्रेजी में ही जबकि उन्होंने। हाँ, ये सबसे बड़े अखबार हैं और हाँ अंग्रेजी में ही उन्होंने बोला है। और इवन ये भी बोला है कि किसी विदेशी मीडिया को कोट करके भी अगर आप करते हैं, एक तो डायरेक्ट कवरेज नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो लिंक है वो अपने मीडिया में नहीं दिखाएंगे, टीवी में नहीं दिखाएंगे। और ऐसा होता है ना कि विदेशी मीडिया के हवाले से भी खबरें चल, वो भी आप नहीं कर सकते, वो भी बात कही गई है। और मैंने कुछ बांग्लादेश में कुछ पत्रकार हैं, उनको मैंने भेजा अभी ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई उसका लिंक भेजा है, उनका भी जवाब आया नहीं है। हाँ, तो ये इंडियन एक्सप्रेस में तो छप रहा है हमारे यहाँ पे। इंडिया में तो हम भी वीडियो करके डाल ही रहे हैं। बांग्लादेश में लेकिन अभी अपन श्योर नहीं है, मतलब और अखबारों में नहीं हुआ है, और बड़े अखबारों की वेबसाइट पर नहीं दिख रहा है आपको, आप ये कह रहे हो। हाँ ठीक है। और उन्होंने क्या क्या, एक तो उन्होंने चलिए आंकड़े के ऊपर संदेह उठाया, पुलिस के जो जवान थे उनकी मृत्यु का हिसाब वो मांग रहे हैं, इम्यूनिटी पर क्वेश्चन कर रहे हैं, और क्या क्या कहा गया। एक इम्पॉर्टेंट बात, एक और चीज़ बोली है कि वजीर रॉय ने ये बोला है कि अब भारत को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि अब उनकी बॉर्डर पे एक और पाकिस्तान खड़ा हो चुका है। उन्होंने मतलब यूनुस की सरकार, अच्छा एक और चीज़ कि यूनुस की जो सरकार थी उसको बार बार वो रिजीम कह के बुला रहे थे, सरकार कह के नहीं बुलाया। अब सरकार बन गई है लेकिन अब भी वो कह रहे हैं कि एक और पाकिस्तान बन चुका है। मतलब वो यूनुस की सरकार से तो खफा थे ही, वो बीएनपी से भी बहुत खुश नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि एक और पाकिस्तान बन चुका है। कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लोग खुले वहाँ पे घूम रहे हैं। वो ये बता रहे थे कि अवामी लीग जब हमारी सरकार थी तब हमने इन लोगों को जेल में डाला हुआ था, लेकिन यूनुस सरकार ने लोगों को रिहा कर दिया। उन्होंने ये भी तहरीक का नाम उन्होंने शायद लिखा था ना, हिजबुल तहरीर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो रैली निकाल रहा है वहाँ पे। इवन ये भी हुआ था जब 5 अगस्त वाला रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद तालिबान के झंडे वहाँ पे देखे गए थे। ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास एक बच्चा लहरा रहा था। बहुत पत्रकार साथी जो यहाँ से गए थे उन्होंने फोटो भी उसकी ली, और ये मतलब तालिबान का भी झंडा वहाँ पे दिखाया गया। हिजबुल तहरीर की रैलियाँ निकल रही हैं और उन्होंने ये तक कहा है कि अलकायदा के ऑपरेटिव्स हैं वो वहाँ पे स्पीच दे रहे हैं खुलेआम, ये उनका आरोप है। फिर उसके बाद शेख हसीना की, वजीर रॉय के उनके बेटे के बोलने का, शेख हसीना बोली और उन्होंने पहले पत्रकारों का शुक्रिया अदा किया कि जो पत्रकार अभी भी वहाँ पे सच्चाई दिखा रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा निखिल कि मैं 5 बार की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हूँ, लेकिन मैं उस हैसियत से बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस हैसियत से बात कर रही हूँ कि मैं बॉन्गबंधु मुजीबुर रहमान की बेटी हूँ। और फिर वो जब ये उन्होंने बोला ये जुमला, उसके बाद वो इमोशनल हो गई। मतलब थोड़ी देर का पॉज था, 5 से 7 सेकेंड, ऐसा लग रहा था कि वो रो रही हैं, क्योंकि वीडियो तो दिख नहीं रही थी लेकिन गेस किया जा सकता था कि वो रो रही हैं। फिर अपनी फैमिली को याद करती हैं कि 71 के बाद जब उनकी फैमिली की हत्या की गई, अपने एक भाई का नाम लेती हैं। आज उनका बर्थडे है, वो ये बताती हैं कि आज उनका बर्थडे था लेकिन वो मार दिए गए थे उस वक्त जब मुजीबुर रहमान के परिवार की हत्या की गई थी, तो उनका जिक्र किया।
फिर 29 लाख लोगों का जिक्र किया जो लिबरेशन वॉर में मारे गए थे बांग्लादेश का। तो यहाँ से उन्होंने शुरुआत की, मतलब जो बांग्लादेश की पहचान वो हमेशा बताती, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। फिर वही बातें उन्होंने दोहराई कि बांग्लादेश में इस वक्त डर का माहौल है, हम इस तरह के बांग्लादेश नहीं बनाना चाहते थे। और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको अब बताती हूँ जुलाई 2024 की सच्चाई क्या है। फिर वो कहती हैं कि ये जो मूवमेंट था वो पीसफुल मूवमेंट एकदम नहीं था। हमने स्टूडेंट्स को बुलाया हुआ था बात करने के लिए, गौरव भवन ने हमने दावत दी थी, कुछ मंत्री भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन इस बाब और उन्होंने फिर उसका भी जिक्र किया जो कोटा मूवमेंट था ना, क्योंकि सरकार ने इवेंचुअली वहाँ पे वो कम कर दिया था, जो कोटा का परसेंटेज था वो कम कर दिया था। लेकिन हुआ ये था कि वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो मूवमेंट संभल नहीं पाया, प्रदर्शन संभल नहीं पाए। तो उनका ये कहना है कि ये ऑर्गेनिक आंदोलन तो नहीं हो सकता है, ये इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थी। उन्होंने बार बार ये आरोप लगाया और फिर ये भी कहा कि 15 मीडिया स्टेशंस को जो वहाँ पे, हमने भी वहाँ पे जाके देखा था, ढाका ट्रिब्यून के ऑफिस को जलाया गया था, तो हमने भी वहाँ पे देखा था जाके। डेली स्टार को भी जला ही दिया था आई गेस, प्रथमोलो जो उसका ही आई गेस सिस्टर कंसर्न है, यस। तो उसके अलावा 15 मीडिया हाउसेस को जलाया गया, शेख हसीना ने अपनी स्पीच में बोला, और 460 करीब पुलिस चौकियों को जलाया गया है, ये भी उन्होंने बताया। इस तरीके की बात बेसिकली वही कि ये जो चीज़ थी वो सिर्फ एक तरफा नहीं थी, पुलिस वालों पे भी अटैक हुआ है, जर्नलिस्ट पे अटैक हुआ है, वकीलों पे भी अटैक हुआ है। तो वो दूसरा पक्ष बताने की बार बार कोशिश कर रही थी और ये बता रही थी कि कैसे दूसरे पक्ष को यूनुस सरकार में और इवन इस सरकार में संरक्षण मिला हुआ है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये मतलब शेख हसीना की बात थी, वो एक प्रिपेयर्ड स्पीच में लेकर के आई थी, वो आपने बता दिया। अब मुझे बताइए कि जब जर्नलिस्ट उनसे इंटरेक्ट कर पाए, जो बाद में Q&A सेशन रखा गया था, उसमें क्या बात हुई है? लेकिन निखिल, 3 जर्नलिस्ट ने एक साथ ही सवाल पूछा कि आप डेट बताइए, कब आप जाएंगे, क्योंकि रॉयटर्स ने 13-14 जुलाई को इंटरव्यू किया था, 1 घंटे का टेलीफोनिक इंटरव्यू। उसमें उन्होंने बता दिया था शेख हसीना ने कि वो दिसंबर के महीने में जाने वाली हैं बांग्लादेश, लेकिन उन्होंने कोई डेट फिक्स नहीं की थी। तो बार बार उनसे पूछा गया तो कहती हैं कि जब वक्त आएगा, तीसरी बार जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला जब वक्त आएगा, सही वक्त होगा तो हम बता देंगे। फिर एक सवाल ये भी पूछा गया था कि क्या सरकार से पहले से कोई बातचीत चल रही ताकि आपका स्मूथ ट्रांजैक्शन वहाँ पे हो, है ना। एक पत्रकार ने ये भी कहा कि आपके हो सकता है जाते साथ गिरफ्तार कर लिया जाए, तो क्या आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर है? तो कहती हाँ मैं प्रिपेयर हूँ, मुझे पता है कि मेरे साथ कुछ अच्छी चीज़ तो होगी नहीं वहाँ जाएंगी तो वो उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर, उन्होंने वो कहा। लेकिन वही है कि कोई एक तारीख नहीं बताई, दिसंबर महीने में उन्होंने बोला, लेकिन वो तारीख नहीं बताई कि किस तारीख तक मैं वापस जाऊंगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि एक पत्रकार ने उनके बेटे से पूछा कि जो भारत के अभी राजदूत हैं सरगोई गोर, वो बांग्लादेश गए थे और उन्होंने बातचीत की वहाँ की BNP की सरकार से। और फिर वो ये पूछती हैं कि अभी आपने कुछ देर पहले ही बोला कि पाकिस्तान एक दूसरा पाकिस्तान खड़ा हो रहा है, तो अमेरिका और पाकिस्तान के तो अभी अच्छे संबंध हैं। तो फिर उन्होंने वही डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा जवाब दे दिया कि ये तो टेम्परेरी रिश्ते हैं, जियोपॉलिटिक्स में रिश्ते उतरते चढ़ते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो रिश्ता खत्म हो जाएगा पाकिस्तान और अमेरिका का, उनको समझ में आ जाएगा। हाँ, इसी तरह की बात बोली उन्होंने। एक इंटरेस्टिंग सवाल सुहासिनी हैदर का था, द हिंदू की बहुत सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने पूछा कि क्या कोई अफसोस है, उसका क्या जवाब? शेख हसीना, वो सीधा सवाल उन्होंने शेख हसीना को ही किया था, क्योंकि शेख हसीना बीच बीच में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ऐसा लग रहा था वहाँ पे कि उनको जो सवाल आसान लग रहा था वो अनम्यूट करके बोल दे रही थी। इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया, उनके बेटे आए और उन्होंने बोला कि उन्होंने सवाल को घुमा दिया और बोला कि ये तो पूरा मोहम्मद यूनुस की सरकार का किया धरा है, ये हमारी वजह से नहीं हुआ है, ये जो हत्याएं हुई हैं मोहम्मद यूनुस की तरफ से हुई है, तो इसमें अफसोस की क्या बात। उन्होंने मतलब उस सवाल को इग्नोर करते हुए ये जवाब दे दिया। शेख हसीना ने नहीं दिया जवाब, उनके बेटे ने दिया। नहीं, वो मुझे लगा ही ये, क्योंकि जैसे जब वो एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पढ़ रही थी तो मुझे ये लगा कि शेख हसीना इस बात को लेकर थोड़ी सी ज़रूर कॉन्शियस होंगी, या उन्हें कहा गया होगा या उन्होंने स्वतः इस बात का ध्यान रखा होगा कि वो ये बात बोल कहाँ से रही हैं। जितनी बातें उन्होंने बोली हैं वो अभी दिल्ली में हैं और भारत सरकार की हॉस्पिटैलिटी वो ले रही हैं और हमारी सबसे बड़ी बॉर्डर उनके साथ, बांग्लादेश के साथ ही लगती है। तो गवर्नमेंट कोई अननेसेसरी, मतलब ये बात बहुत क्लियर है कि
इतिहास जिस तरह से बना है उसमें हम ज़्यादा कंफर्टेबल शायद भारत की सरकारें रही हैं शेख हसीना के साथ डील करने में। बीएनपी के जो नेता रहे हैं, चाहे वो खालिदा जिया हो, है ना, उनके साथ में बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। लेकिन अगर कोई दूसरी पार्टी है, मान के चलिए आवामी लीग नहीं है, तो क्या आप संबंध नहीं रखेंगे बांग्लादेश से? ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो अभी अभी हमारे सामने आया था, और उसको लेकर के सरकार ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनका सटल हिंट ये है कि भाई ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स बांग्लादेश के हैं, हम इंडियन इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर तो इंटरेक्शन आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आप कट ऑफ तो कर नहीं सकते तो ऑब्वियसली इवन जमात के बारे में जो कहा जा रहा था निखिल, इंडियन डिप्लोमेट्स ने जमात के लीडर से भी बात की, बिल्कुल अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने जमात के लीडर से भी बात की, बीएनपी की, मतलब हर कोई दोनों पार्टी से जिनके तालिबान से बात कर रहे हैं तो इधर जमात तो फिर भी मतलब थोड़ा मॉडरेट मामला हुआ जब आप तालिबान से तुलना करते हैं। तो सरकार का अप्रोच आप देख रहे हैं, देखिए दोनों तरफ के मिलिट्री लीडर्स एक दूसरे के यहाँ पे आ जा रहे हैं, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लोग, खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए लोग एक दूसरे के यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। और अभी प्रधानमंत्री वहाँ के नहीं आए हैं, लेकिन दावत दी गई है और मुझे लगता है कि वो समय लेंगे, पर वो बहुत टाइम नहीं लेंगे। वो आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको भी 5 साल बाद इलेक्शंस में जाना ही है और उनको अपने रिजल्ट्स देने हैं। तो उसमें एक ये बांग्लादेश के घरेलू राजनीति का मुद्दा उतना बड़ा तो नहीं बनेगा कि आपके भारत के साथ संबंध कैसे हैं, लेकिन भारत के साथ आपके संबंध कैसे हैं उससे बांग्लादेश की एक जनरल हेल्थ एज एन इकॉनमी जुड़ी हुई है। तो उनको कुछ इंटरेक्शन रखना ही है, और ये भारत में भी लोग समझते हैं कि अभी अब कुछ दिन जो बांग्लादेश में हुआ है वो एक रियलिटी है, वो वहाँ की एक पॉलिटिकल रियलिटी है। हमें कुछ दिन बीएनपी से ही इंटरेक्ट करना है ना, और इनसे ही बात करनी है। मैं नाम भूल रहा हूँ। एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ निखिल, 2 साल हो गए हैं, 2 साल से कयास लग रहे थे कि कब शेख हसीना की, क्योंकि कहा जा रहा था वहाँ पे, हम लोगों ने जब इलेक्शन कवर करने गए थे तो अवामी लीग के कुछ कार्डर से हमने बात की थी। वो बातचीत भी ऐसा था कि हम पब्लिकली नहीं किए थे, धनमंदी 32 में जहाँ मुजीबुर रहमान का घर था उसके सामने हमने कोने में बातचीत की थी, क्योंकि वो लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। तो उन्होंने भी एक चीज़ तो बड़ी कॉन्फिडेंस से की थी कि शेख हसीना की वापसी होगी। 2 साल बाद ही शेख हसीना ने, मतलब इट इज़, मुझे तो लग रहा था कि वक्त लेंगी वो थोड़ा, क्योंकि इतिहास में भी हम जब दूसरे उदाहरण देखते हैं तो 5 साल 7 साल बाद दूसरे लीडर निर्वासन में रहकर जाते थे। 2 साल बाद ही वो जा रही हैं। कैसे, मतलब उनका ट्रांजैक्शन किस तरह से हो सकता है, क्या ये पीसफुली ट्रांजैक्शन होगा? आपका एनालिसिस क्या? देखिए, मेरी बहुत सीमित समझ है बांग्लादेश। आप गए थे बांग्लादेश, मैंने तो यहीं से देखा जो कुछ वहाँ पे हुआ है। मुझे शेख हसीना इसलिए जल्दी जाने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि ठीक है अलग मुल्क है, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही है, और वो मुल्क पहले ये 3 मुल्क एक ही थे, तो उससे आपको वहाँ के जो पॉपुलेशन है ना, तो उसके दिमाग का एक आइडिया, अगर आप इंडिया को समझते हैं तो आपको थोड़ा बांग्लादेश समझ में आता है। तो पब्लिक मेमोरी वीक है ना, तो अगर वो टाइम लेंगे तो भूल जाएंगे लोग। हो क्या रहा है वहाँ पे अभी, तो क्योंकि अभी इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे आवामी लीग को बैन कर दिया गया था, तो सरकार उनको चुनाव में उतरने दे नहीं रही है, आपको बैन करके रखा है। फिर जितने लॉयलिस्ट हैं, जिन जिन को चिन्हित किया जा रहा है, उनको लोग सड़क पर पकड़कर पीट रहे थे एक समय पे, तो पब्लिक हो गई है अंडरग्राउंड। लेकिन ये कहीं और बहुत बड़ी संख्या में लोग शेख हसीना को लेकर के जो एंटी इनकम्बेंसी थी, वो उनके अलग गुस्से में, आपकी कवरेज में हम देखते थे कि सब लोग कुछ कुछ बोलते थे, लेकिन एक चीज हर कोई बोलता था कि हम फ्री होके वोट दे पा रहे हैं, है ना। वो इलेक्शन उस मामले में फेयर नहीं था कि उसमें जो प्रमुख पार्टी हो सकती थी उसी को लड़ने नहीं दिया गया, पर उस मामले में फेयर था कि एक माहौल में कोई तनाव नहीं था, एनीबडी कुड गो एंड वोट। तो ये चीज थी। ऐसे में क्या हुआ कि जब एक तरफ से आपको लड़ने नहीं दिया जा रहा है, दूसरी तरफ आपको वायलेंस का डर है, आप बहुत अनपॉपुलर हैं, उसके बाद भी आपका कुछ आपके लॉयलिस्ट, कुछ आपके कॉज से सिंपैथी रखने वाले लोग बिल्कुल वहाँ मौजूद हैं। तो अगर ये बहुत लंबा टाइम लगाएंगी तो ये लोग क्या, अब आउट ऑफ पावर आदमी बहुत देर बैठना नहीं चाहता है, स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स या जो काडर होता है, उनको ऐसा लगता है कि यार मैं ऑपोजिशन में कब तक के बैठने वाला हूँ। तो जैसा अपने यहाँ वैसे उधर भी है कि धीरे धीरे अब सब लोग, अब वहाँ आवामी लीग आधी चली गई होगी बीएनपी में, या जो नहीं जाएंगे उनके सामने वो संकट खड़ा होगा कि भाई हम अपनी राजनीति आगे कैसे लेके जाएं। तो इसीलिए अगर शेख हसीना को किसी भी तरह से उसको सीपीआर देना है ना, अपनी पार्टी को, तो उनको जल्दी वापस जाना पड़ेगा।
ताकि जब तक के लोगों की स्मृति में वो छवि बनी है, अभी की घटनाएं उनको मालूम है। तो उन्होंने ये जो 2 साल लिए हैं उसमें जो एक तुरंत मामला 2024 के अगस्त में बहुत ज़्यादा गर्म था, तो वो उन्होंने एक गैप भी दे दिया है, लेकिन वो इतना टाइम नहीं स्पेंड कर। दूसरा कारण ये भी है साजिद की उनकी वो सियानी उम्र की हैं, और जिस तरह से तारिक रहमान को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। देखिए तारिक रहमान जब खालिदा जिया थी तब भी वो मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, ठीक है, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में होकर के उनका नाम कुछ इंसिडेंट्स में आता है जिनको आप अगर अवामी लीग के या उस जमाने की बांग्लादेश सरकार के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो टेरर इंसिडेंट्स थे, है ना। तारिक रहमान बोलते हैं कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविटी से संबंधित था, मेरा बॉम्ब ब्लास्ट से कोई संबंध नहीं, पर शेख हसीना ने इल्ज़ाम लगाया या उनकी पार्टी ने और उनकी गवर्नमेंट ने किया और एक तरह से देश निकाला। तारिक रहमान उस स्थिति तक आ गए कि अब मैं यहाँ रहूँगा तो मुझे जेल में ही जाना पड़ेगा। ये वापस आ सके क्यों? क्योंकि पहले पॉलिटिक्स में थे। दूसरा एकदम जिसको कहते हैं कि मौका इतना उनके लिए मुफीद था, है ना, कि यूनुस का ट्रांजिशन सरकार का समय पूरा हो चुका है, इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, खालिदा जिया एक तरह से मतलब आपने वो जेल से बाहर आती हैं, जेल में थी या हाउस अरेस्ट में थी, हाउस अरेस्ट, उससे बाहर आती हैं और फिर उसके बाद उनका इंतकाल हो जाता है, तो फिर बेटा आकर के अपनी माँ की विरासत को संभाल लेता है। वैसा पॉलिटिकल ट्रांजिशन शेख हसीना नहीं कर पाई। जब वो प्रधानमंत्री थी तब भी आवामी लीग में इस बात को लेकर के काफी चैटर होता था कि बच्चे तो हैं, है ना, बेटी भी है बेटा भी है, लेकिन बेटी अपने यूएन के करियर में है और बेटा यूएस में अपना उसका कुछ सेटअप है। तो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में कोई मतलब डायरेक्ट वारिस नहीं है, मतलब जिसका खून से संबंध हो, है ना, बच्चा। फिर जो आवामी लीग की शेख हसीना के बाद की लीडरशिप है उसमें से भी कोई लीडर इतना बड़ा नहीं लगता था कि कल को मतलब अगर कुछ होता है ना, कुदरत है, हेल्थ आगे पीछे होती है तो कौन आएगा। तो वो एक तरह से वन मैन शो आवामी लीग भी चल रहा था। अब वो इनके सामने संकट ये है कि इन्हें जितनी सेहत इनको अलाउ कर रही है, इन्हें अभी ही करना है ये। एक बार मतलब जब इस दुनिया में रहते हुए ही वो आवामी लीग को रिवाइव कर सकती हैं। अगर नहीं हो पाया, किसी भी कारण से ऐसा होता है कि वो नहीं कर पाती हैं, तो फिर चाहे उनके फैमिली के लोग हों चाहे उनकी पार्टी के लोग हों, उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस लेगेसी को क्लेम करना, जो क्योंकि उन्होंने भाई एलानिया तो किसी को करके गई नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने उतना टाइम दे दिया कि देखिए जो तुरंत का गुस्सा है वो दूर हो जाए, लेकिन वो और टाइम नहीं लगाना चाहती हैं, वरना उनका जितना वो रही सही पार्टी है वो वहाँ से गायब हो जाएगी। और इसीलिए अब देखेंगे सोशल मीडिया इनके देखिए तो दिन रात ये क्या कर रहे हैं कि जिन इनके कार्यकर्ताओं के साथ जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनके साथ जितने प्रोसिक्यूशन हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, उन सब का ये डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट की वीडियो फोटो की किस जिले में किस जेल में हमारे कार्यकर्ता को मारा जा रहा है, उनकी हत्या हुई है। आज भी उन्होंने दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो उनके पास डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा है। हाँ, वो अपनी वेबसाइट में अपलोड कर रहे हैं, उसको सोशल मीडिया में अलग अलग जगह वो शेयर भी कर रहे हैं, मतलब माहौल बनाने की कोशिश चल रही है उनकी अभी यही है। लेकिन ना थोड़ा सा इजी उनके लिए होता अगर जैसे यूनुस गवर्नमेंट अगर चल रही होती तो मुझको लगता है थोड़ा सा उनके लिए इजी होता, क्योंकि क्रांति से जिन सरकारों का जन्म होता है वो बहुत ही ऐसे जिनको कहते हैं ना कि बहुत पैशनेट डिसीजंस लेते हैं, जो कई बार मतलब लॉजिक से दूर भी होते हैं, तो उन लोगों को अटैक करना बड़ा ईजी होता है ना। अच्छा। बोलते भी हैं कि रेवोल्यूशंस मतलब कि उस अंग्रेजी ईडियम है, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, कि मतलब जो क्रांति के जो नायक होते हैं ना, सबसे पहले क्रांति उन्हीं का भक्षण करती है। अच्छा। तो ये इसके कई उदाहरण कई मिसालें भी दी जाती हैं। अभी क्या है, वहाँ पे यूनुस है नहीं, यूनुस के पास मैंडेट भी नहीं था, बीएनपी आई है, चलिए ठीक है, वो इलेक्शन फेयर नहीं था पर इलेक्शन जीत के आए हैं। और तारिक रहमान मतलब उतना अनुभव उनके पास नहीं है जितना उनकी माता के पास होता था या शेख हसीना के पास होता था, बट तारिक रहमान जीरो नहीं है पॉलिटिक्स में। और फिर बहुत सारे उनके एडवाइजर्स हैं। बीएनपी के पास में एक मेमोरी तो है शासन की, वो 20 साल सरकार से बाहर थे, लेकिन उनके पास में कुछ ना कुछ एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी उस पार्टी के पास में है कि पॉलिटिक्स होती कैसे, चाहे वो सरकार चलाने की पॉलिटिक्स हो, मतलब उसकी सॉफ्ट स्किल हो, या तो किसी तरह पॉलिटिकल नैरेटिव को कैसे कंट्रोल करना है, वो भी है। फिर दूसरा मुझे लगता है कि शेख हसीना को ज्यादा प्रॉब्लम इनसे नहीं आएगी, तारिक रहमान से नहीं आएगी। इनके लिए एक्चुअल प्रॉब्लम बनेंगे जमात के लोग, नेशनल सिटीजन पार्टी जो वहां की है, गलत बोल गया मैं,
वो उनके लिए दिक्कत बनेगी, क्योंकि ऐसे में शेख हसीना की सेफ्टी कितनी गारंटी की जा सकी। मान के चलिए अगर वो ओपन में कोई रैली करती हैं, वो अभी से आप बता सकते हैं कि कोई वो बहुत सेफ माहौल होने नहीं वाला होगा। यस, तो इसीलिए पत्रकार उनसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या आपका सरकार के साथ बैकडोर से कोई बातचीत चल रही है, क्योंकि संभावना यही जताई जा रही थी ना कि बातचीत अगर हो जाए तो एक स्मूथ ट्रांजैक्शन हो जाएगा, क्योंकि तारिक रहमान इज़ अ वेरी स्मार्ट लीडर। मतलब वो उनसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा रहा है कि वो शेख हसीना आएंगी और उनको फांसी के फंदे पर वो उनकी लीडरशिप में उनको लटका दिया जाएगा, और इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कम से कम तारिक रहमान से। तो तारिक रहमान के लिए ये है कि तारिक, देखिए उनके लिए काम आसान ये बाकी दो लोग करेंगे, एनसीपी और जमात। तारिक रहमान खुद कुछ नहीं करने वाले हैं जितना हमको समझ में आता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए वो कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं कि जब वो रेवोल्यूशन हुआ या तख्ता पलट, जो उसको आप नाम देना चाहें, हुआ, तो मतलब ऐसे सर्टेन स्टेक होल्डर्स थे जो इस चीज़ में या तो इन्वॉल्व थे या तो वो इस चीज़ से बड़े खुश थे। वो लोग जहां रहते हैं और जिस तरह की सेंसिबिलिटी में वो लोग मानते हैं, अगर तारिक रहमान एक हार्डलाइन स्टैंस लेकर के आगे आ जाते हैं तो दोनों नुकसान है। एक तो उनके वेलविशर्स उनसे दूर होंगे, और दूसरा वो है कि अभी देखिए मार्केट इंटरनेशनली, मतलब पूरी दुनिया में ही एक इकोनॉमिक स्ट्रेस है, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स फिर आपसे मुंह मोड़ लेंगे। अभी तो आप मतलब खूब जीन्स और मतलब टी शर्ट, फुटबॉल, है ना, नाइकी के जूता सिलसिल के बेच रहे हैं, लेकिन अगर एक बार आपकी आइडेंटिटी इस तरह की, मतलब एक विंडिक्टिव पॉलिटिशियन की बनेगी जहां पर ये जमात टाइप के एलिमेंट्स खूब घूमते हैं, पाकिस्तान किसी को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं लगता है, वो एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। बांग्लादेश अंडर हसीना, ठीक है, वो पॉपुलर अनपॉपुलर जितनी भी थी, उस पीआर गेम बांग्लादेश का बड़ा मजबूत था, उस पे एक डेंट लगा है। तारिक रहमान चाहेंगे कि रूल मैं करता रहूं, लेकिन लोग याद करें उसी बांग्लादेश को जो शेख हसीना के टाइम था, कि हम गारमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ जो ये छोटे छोटे, हमारे यहाँ कोई एक बैंक खोल देता है कोऑपरेटिव, तो उससे करोड़ों लोग जुड़ जाते हैं, यूनूस की सक्सेस स्टोरी। तो वो इस तरह की चीज़ें, और जो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ हेट है, या जो मतलब जो अवामी लीग को सत्ता से दूर, ये काम एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा टू जमात और एनसीपी की, ये, क्योंकि उसमें तारिक को कुछ बोलना भी नहीं है ना, उनको तो ये बोलना है कि नहीं रूल ऑफ लॉ, है ना, ये ऑटोमेटिकली वो करेंगे। हाँ, इवन इलेक्शन कैंपेन में भी हमने देखा कि वो डायरेक्ट इस तरह की भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे थे कि शेख हसीना को हमला, इंडिया को लेके सबसे अकोमोडेटिव बात अगर पूरे इलेक्शन में किसी ने हिंदुस्तान को लेके की, तो वो तारिक रहमान थे, बीएनपी के लीडर, जिनको एंटी पार्टी माना जाता था अभी तक के। देखिए नेता चाहे कितना भी कालाकांडी हो अपने पहले के करियर में, जब वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे पहुंच जाता है तो वो ये जो बदमाशी वाले काम होते हैं वो एक्सपोर्ट कर देता है। तो ये चीज़ हम बांग्लादेश में होते हुए देख सकते हैं। लाख का सवाल अभी भी यही है जो बार बार शेख हसीना से पूछा जा रहा था, कि आप यदि सीरियस हैं इस बात को लेकर के कि आप अपने मुल्क वापस जाना चाहती हैं, तो आपकी सेफ्टी को लेकर के आपका क्या आकलन है। शेख हसीना बिल्कुल बहादुर लगना चाहती हैं, बहादुरी दिखा भी रही है कह के, लेकिन बहादुरी और बेवकूफ़ी में एक फ़र्क भी है ना, तो उन्हें बहादुरी वाले जोन में रहना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि कुछ जब तक के कुछ अश्योरेंस उन्हें नहीं मिल जाएगा सरकार की तरफ से, वहाँ की सरकार की तरफ से कोई गारंटी करे, अब वो बांग्लादेश की सरकार हो सकती है, वो कोई और सरकार भी हो सकती है, जो इस बात को इंश्योर करे कि यदि ये आती है वहां पे तो ये सुरक्षित रहती है। ओनली इन दैट केस उनके जाने का वहां मतलब है, वरना अगर देखो शहीद होने का कोई फायदा शेख हसीना को होने नहीं वाला है। वो जो शेख मुजीब वाली लेगेसी थी कि मैं बंगबंधु की बेटी हूँ, हमने वो बंगबंधु के तो मूर्ति पे पेशाब कर चुके हैं वहाँ के लड़के, तो उससे अभी काम बनेगा नहीं। उनको जाके अपनी पॉलिटिक्स को दोबारा रिवाइव करना है, और उसके लिए पहले एक अश्योरेंस वहाँ की गवर्नमेंट से, वहाँ की सोसाइटी से, या बाहर से किसी को इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई अगर ये आती हैं तो मतलब हाउस अरेस्ट तक के चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो ये स्थिति बनना ज़रूरी है। शेख हसीना बार बार ये भी कह रही हैं, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये तो बोला है, ये बोला गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि दिसंबर महीने तक होगी, लेकिन एग्जैक्ट डेट अभी तक पता नहीं चल पाई है। आगे क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको खबरगांव तक मिलते रहेंगे। खबरगांव आप देखते रहिए। जैसे बांग्लादेश में पहले ग्राउंड कवरेज हुई है, वैसे हम दोबारा ऐसे किसी मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। हम ये भी कहेंगे कि इन बेटर सर्कमस्टांसेस वो हो जब ज़्यादा स्टोरीज़ आपको बांग्लादेश से, हिंदुस्तान की विसिनिटी में जो बाकी मुल्क है वहाँ से देखने को मिले। उन सबको यदि आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए खबरगांव के साथ।